जाते हैं। देखा भी गया है, अभी 2019 के जो एग्ज़ाम थे, 18 के थे, 17 के थे, उनमें पॉलिटिकल साइंस में से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं अराइज होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो पॉलिटिकल की, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो हमारी जो पॉलिटिकल की जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या है, और जो सिस्टम है उसमें स्टेट क्या है। तो स्टेट जो है हमारी वो क्या है, व्हाट इज स्टेट। तो अगर हम स्टेट के लिए बात करें तो स्टेट क्या है, नॉर्मली जो हम बात करते हैं किसी भी प्रांत के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में, तो उसका नाम कोई हम मानते हैं कि वो स्टेट है। जैसे हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब स्टेट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है, तो ये चीज़ें स्टेट मानी जाती हैं। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता पर हम जाते हैं ना, तो वास्तविकता क्या कहलाती है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टेट होता है। वहाँ की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो एक राजनीतिक जो संरचना होती है ना, वो स्टेट कहलाती है। जैसे इंडिया है, इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी जुडिशरी है, अपने लेजिस्लेचर्स है, ये इसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इसलिए जो इंडिया है वो एक स्टेट है, एक राज्य है भारत। और जो पॉलिटिशियंस है वो क्या कहते हैं कि असल में वो राज्य होता है जो अपनी स्वतंत्रता के साथ अपना विकास करता है, यानी स्वतंत्र रूप से अपने आप को डेवलप करता है, वो स्टेट होता है ना। ये हम लोगों को नॉर्मली हम इस चीज के बारे में चर्चा भी नहीं करते कि स्टेट क्या है, हम सिर्फ उसके नाम को डिनोट कर देते कि ये स्टेट है। लेकिन एक पॉलिटिकल संरचना जिसकी होगी ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसका होगा, वही स्टेट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि जो स्टेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, यानी कि जो स्टेट है उसके क्या कौन कौन से तत्व हैं, किनसे एक स्टेट बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफिक उसका एरिया जो है वो होना चाहिए, यानी कि उसका एक अपना भूभाग होना चाहिए। किसी भी को भी हम राज्य तब कहेंगे जब उसका एक अपना क्षेत्रफल होगा, उसके अंदर उसके लोग रह रहे होंगे, उसकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं उस एरिया के अंदर हो रही होंगी, उसे हम स्टेट बोलेंगे। और दूसरा जो इसका तत्व आता है या कहें हम इसका जो एलिमेंट्स है वो आता है वहाँ की पॉपुलेशन, कि कितनी जनसंख्या उसके अंदर रह रही है, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ की पब्लिक काम कर रही है ना, वो राज्य कहलाएगा। और थर्ड में आता है यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जो भी सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उस क्षेत्रफल में, उस ज्योग्राफिकली एरिया में वहाँ की पॉपुलेशन काम कर रही है, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट। और फोर्थ एलिमेंट आता है इसका सोवरेनिज्म। सोवरेनिज्म होता है किसी भी राज्य की अपनी प्रभुसत्ता, है ना, अपनी संप्रभुता। अगर उसके पास अपनी संप्रभुता है तो वो स्टेट होती है, अदरवाइज वो स्टेट नहीं है। अब मैं ये बात कर रही हूँ, 4 मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, ज्योग्राफिकली, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिज्म। तो इन चारों का होना किसी भी स्टेट के लिए जरूरी है। यह ऑप्शन नहीं है इनके लिए कि ये है तो भी है, ये है तो भी है, या इनमें से कोई दो है तो भी है। इन चारों का होना जरूरी है। अगर ये चारों में से एक भी नहीं होता तो वो हमारी स्टेट नहीं होती, है ना। अब बात करूं मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन टेस्ट में आता है, हमेशा कई बार ही आया है ये, तो इसको ध्यान से सुनना। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत की संप्रभुता को बनाए रखेंगे। सोवरेनिज्म यानी कि वहां की प्रभुसत्ता, ये हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में। और कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में भारत शब्द को कितनी बारी प्रयोग किया है। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स, पहली ही लाइन में इसको लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत की प्रभु संपन्नता को बनाए रखेंगे, यानी कि यहाँ की सोवरेनिज्म का पूरा ख्याल रखेंगे और उसको बना के रखेंगे। तो ये हो गए हमारे जो है राज्य के ये 4 एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कि इनमें से एक भी ना हो, तो कोई एक ना हो तो क्या वो राज्य होगा? नहीं, वो राज्य नहीं होगा। अगर किसी की ज्योग्राफिकली एरिया नहीं है किसी के पास, तो भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मान लो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन अपना भूभाग नहीं है तो समस्या हो जाएगी। इसका एक मेनली सा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो तिब्बत का है। अगर 1954 से हम बात करें तो तिब्बत एक ऐसी जगह थी जिसको चीन क्या कहता था कि तिब्बत कोई अलग से फ्री नेशंस नहीं है, अलग से कोई कंट्री नहीं है, ये तो चीन का भाग है और चीन इसके ऊपर आकर अपना कब्जा कर लेती थी, कभी इसको छोड़ जाती थी, तो ऐसा ही चल रहा था। यहाँ मैं थोड़ा सा इंडिया का और बात करूंगी कि 1947 में हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो हम लोगों को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। वो फॉरेन पॉलिसी हमारी प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाई थी, क्योंकि हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, तो आपको याद रखना है हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो हमारे पीएम भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उन्होंने चीन के साथ हमारी फॉरेन जो पॉलिसी बनाई थी उसमें पंसिल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनी थी, यानी पंसिल का एक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बनी, और उसमें ये लिखा हुआ था कि हम हर किसी के इंटीग्रेशंस में पैर नहीं घुसाएंगे, है ना, किसी के में भी अपने में रहेंगे, अपने से कोई भी ट्रेडिशनल वर्क है कोई भी है ऐसे करेंगे, और दोनों ही एक दूसरे की सोरोविजन्स का या प्रभुसत्ता का पूरा ख्याल रखेंगे, है ना, और इंटरनल जो अफेयरेंस है उनमें भी नहीं जाएंगे। इस तरह की 5 चीजों के अकॉर्डिंग जो वो हुआ था। लेकिन यहाँ पर चीन इनके खिलाफ जा रहा था। चीन ने ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि वो किसी भी इंटरनल में नहीं जाएगा किसी भी देश के, और वहाँ की संप्रभुता या प्रभुसत्ता पर नहीं नजर डालेगा। लेकिन यहाँ जो है वो तिब्बत में जा रहा था, लेकिन भारत ने उनको कुछ नहीं कहा इस तरह से। अब तिब्बत का एक धर्मगुरु था दलाई लामा, आप लोगों ने सबने सुना होगा उसके बारे में। तो वो अक्सर हमारी कंट्री में आता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलता था, और वो बताता था कि चीन उनके ऊपर जो है अत्याचार कर रहा है, उनकी कंट्री को सही तरह से नहीं रहने दे रहा है। तो कई बार ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम ही उन्होंने हमसे मदद मांगी थी, कई बार वो आते। जब चीन ने 1954 के बाद उनके ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर बना दिया अपनी गवर्नमेंट का, और उनको कहा कि वो उनकी ही गवर्नमेंट को फॉलो अप करें, तो वहाँ के बहुत सारे लोग किसी और कंट्री में चले गए, और दलाई लामा ने हम लोगों से मदद मांगी थी, भारत से, पंडित नेहरू से मदद मांगी थी। तो पंडित नेहरू ने सोचा था कि ये एक धर्मगुरु है, और एक जनरली उनको ये नहीं था कि चीन के साथ कोई द्वेष रखना था, इसीलिए तो उनको जनरली जो है जगह अपने यहाँ शरण दी। उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हमारी कंट्री में आ गए, और वो हमारी कंट्री के हिमाचल प्रदेश की एक सिटी है धर्मशाला, वहाँ पर आके रुके। अभी भी आप देखते होंगे कितने सारे तिब्बत के लोग हमारी दिल्ली में भी रह रहे हैं, तो ये उसी समय के आए हुए हैं। तो जब ये इन्होंने इनका अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं था, तभी इस स्टेट को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये चारों चीजें एक स्टेट के लिए बहुत ही जरूरी है ना। तो 1962 में जो हमारा और चाइना का वार हुआ था, उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि हम लोगों ने दलाई लामा को अपने यहाँ पर शरण दी थी, अपने यहाँ पर उनको रखा था। इससे चीन हमारे विरुद्ध हो गया था। चीन को लगा था कि भारत तो वैसे मेरे साथ दोस्ती कर रहा है, लेकिन मेरे दुश्मन को अपने घर रख रहा है, इसलिए हम लोगों की उनकी दुश्मनी हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ज्योग्राफिकली एरिया भी हो, पॉपुलेशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, लेकिन सॉवरेनिटी ना हो, यानी प्रभुसत्ता ना हो, संप्रभुसत्ता ना हो, तो भी देश नहीं होता, कोई भी स्टेट नहीं कहलाएगी। कैसे नहीं, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी अपने इंडिया का, है ना। हमारे देश में अपनी पॉपुलेशन भी थी, हमारी गवर्नमेंट भी थी, हमारा ज्योग्राफिकली एरिया भी था, लेकिन हमारे देश में किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। वायसराय का जो शासन आया वो क्यों आया? क्योंकि हम संप्रभु नहीं थे, हमारे पास अपनी संप्रभुता नहीं थी। हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग क्षेत्रफल पर अलग अलग राजा राज कर रहे थे, अलग अलग जगह पर कोई नवाब राज कर रहा था। इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया, और वायसराय का जो हमारे यहाँ पर शासन आया वो इसी कारण से आया। तो ये जो ये हमारे यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, इसी चीज
का उन्होंने फायदा उठाया था कि ये तो इनके पास तो कोई भी है ही नहीं, कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक गवर्नमेंट जो सिस्टम होते हैं, ना इनके यहाँ मोनार्की है, ना इनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, ना इनके यहाँ डेमोक्रेसी है, कुछ है ही नहीं इनके पास। तो ये चीज़ नहीं है, इसीलिए इन्होंने हमारी कंट्री का फायदा उठाया और अपने आप यहाँ के लीडर बन गए और हमारी कंट्री का नाम इन्होंने क्या रख दिया, ब्रिटिश इंडिया, है ना। तो यहाँ मैं थोड़ा सा और बताऊँ कि ब्रिटिश इंडिया जब था तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मीनिंग क्या था कि वहाँ पर वैसे तो राजा राज कर रहे थे, लेकिन उनका जो एक्सटर्नल काम था वो सारा का सारा ब्रिटिश ही देखते थे और इंटरनल जो काम था वो वहाँ के राजा देख रहे थे। और जब हमारी कंट्री ने बहुत स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए कि किसी तरह हम लोगों को इस गवर्नमेंट को बाहर निकालना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और हमें अपनी गवर्नमेंट स्टेबल करनी है, तो उसके लिए जो है बहुत स्ट्रगल के बाद जब 1947 में हमें मिला, आज़ादी मिली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर जा रही थी, तब ये भी वो मुद्दा हमारे लिए छोड़ गई थी कि इन प्रिंसली स्टेट का क्या किया जाए। तो प्रिंसली स्टेट को ये बताया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अगर वो चाहती हैं तो वो इंडिया में इन्वॉल्व हो जाए, और अगर वो चाहती हैं तो पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो जाए, और अगर वो चाहती हैं तो अलग नेशंस भी बना सकती हैं। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता था कि ये जितनी प्रिंसली स्टेट है, उस समय हमारे यहाँ थी 565 प्रिंसली स्टेट थी हमारे देश के अंदर। तो इंडिया नहीं चाहता था कि अगर ये 565 अलग अलग कंट्री में बट जाएंगी, अलग अलग अपना फ्री नेशंस बना लेंगी, तो इंडिया तो फिर टुकड़ों में बट जाएगा। तो जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम हुए थे तो तब भी तो यही चीज़ नहीं थी हमारे पास, यूनिटी नहीं थी हमारी, कोई भी यूनाइटेड स्टेट नहीं थी हमारा, तभी हम वो हुए थे। और दूसरा जो हमारे डिवीज़न हुआ था हमारा पाकिस्तान का, वो भी इसी कारण हुआ था कि हम सॉवरेन नहीं थे, यही कारण था। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 565 प्रिंसली स्टेट थी उनको किसी न किसी तरह मर्ज किया था इंडिया में, और फिर इंडिया जो है एक यूनिट बनी थी और एक मतलब संघवाद यहाँ पर आया था, और तब जाकर इंडिया में एक स्टेबल जो गवर्नमेंट है वो हुई थी। और किसी भी स्टेट को अच्छे से चलने के लिए स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है ना। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब एक स्थिर सरकार का होना वहाँ जरूरी है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तभी वो कोई भी स्टेट डेवलप हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे यूएसए है, वहाँ पर एक स्थिर गवर्नमेंट है, इसीलिए वो ज़्यादा डेवलप है ना। और अगर जहाँ पर स्थिर गवर्नमेंट नहीं है, वो देश या वो स्टेट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती। यहाँ पे अफगानिस्तान का अगर हम एग्जांपल लें तो कुछ ना कुछ वहाँ ऐसे इश्यूज होते रहते हैं, इसलिए वो अच्छे से डेवलप नहीं